एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके जो आज का टॉपिक है वो तुम लोग को दिखा देती हूँ। हाँ, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? सी मुझे खुद भी इंटरैक्टिव सेशन पसंद है, लेकिन यहाँ पे इसलिए क्योंकि नॉइज हो जाता है, नॉइज होने से सारा इंटरेक्शन खत्म होकर के वो नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इतना बोलती हूँ। अदरवाइज मैं देखती होगी कि मैं तुम ही लोगों से क्वेश्चन पूछते रहती हूँ ज्यादातर। तो लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो क्या था? अपार्ट फ्रॉम ऑल फोर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स, जिसमें ओपन ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ और हिडन सेल्फ और हिडन अननोन सेल्फ। सेल्फ। हाँ, इसके अलावा चार ईगो स्टेट और तीन ईगो स्टेट हमने और देखा था कि ये चारों ब्लॉक्स के अलावा हर एक इंडिविजुअल में ईगो होता है, जिस ईगो को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो का मतलब मैं थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। पेरेंट ईगो का मतलब होता है कि व्हेन यू वांटेड टू put when you want to enforce your control, जैसे तुम लोग बोलते हो ना कि हम लोगों को जबरदस्ती म्यूट कर दिया जाता है, चैट भी नहीं करने दिया जाता है, दैट मीन्स दैट टाइम द फैकल्टी वांटेड टू इन्फोर्स सम सर्टेन काइंड ऑफ डिसिप्लिन ऑन यू ऑल, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे मैं कितना भी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आवाज नहीं करिए, अपना म्यूट कर लीजिए, सुनिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट करिए या एक आदमी एक बार में सवाल पूछिए। लेकिन इतनी मैच्योरिटी नहीं है स्टूडेंट्स के बीच में कि वो इस प्रॉब्लम को या इस रिक्वेस्ट को समझ पाए, तो वो क्या करते हैं, एडल्ट ईगो चाइल्ड ईगो फेज में नहीं जाते हैं, सीधा क्या करते हैं, सीधा अपना पेरेंटल ईगो शो करते हैं कि आई हैव टू कंट्रोल यू ऑल बिकॉज आई हैव द ऑथोरिटी। करेक्ट, सिर्फ मैं एग्जांपल समझाने के लिए ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो तुम लोग इसको किसी गलत सेंस में या सही सेंस में मत ले लेना, सिर्फ समझाने के लिए ये पेरेंट ईगो क्या होता है। अभी अभी जो मैं हूं, मैंने अभी तक पेरेंट ईगो नहीं यूज किया है, बट जरूरत पड़ा, मुझे लगा कि तुमको समझाने, तुमसे रिक्वेस्ट करने और बोलने के बाद भी यू पीपल आर मेकिंग नॉइज, यू पीपल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन माय लेक्चर्स, तुम लोग मेरे वॉल पे कुछ घस रहे हो, कुछ लिख रहे हो, जैसा कि अभी 2 बार का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, देन व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल गो, राइट नाउ आई एम इन एडल्ट ईगो स्टेज, क्योंकि मैं लॉजिकल हूँ, मुझे लगता है कि यू पीपल कैन आस्क मी क्वेश्चन, तो तुम्हें मैं नहीं कर रही हूँ उस वो करने से, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं, तुम लोग मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, लिख रहे हो, मेरे नोट्स को घस रहे हो, मैं तुम लोगों को कुछ दिखा नहीं पा रही, जो मेरा पर्पस था वो नहीं पूरा हो रहा, देन आई विल कम अगेन ऑन पेरेंट ईगो। तो मेरे अंदर तीनों ईगो है, बट मैं अपने सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के हिसाब से अपने ईगो को यूज करूंगी कि कौन से ईगो से यानी कौन से स्टेज में मुझे अभी फंक्शन करना है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो और तुम लोग समझ जाओगे मेरी बात को, तो तुम लोग भी पढ़ने के लिए आओ और हम लोग भी पढ़ाने आए, तो दोनों का पर्पस सॉल्व होना चाहिए। जब दोनों आदमी इस स्टेज में है, यानी बोथ ग्रुप ऑफ बोथ साइड ऑफ पार्टीज आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स है, इसको डिनाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन देन उसी प्रॉब्लम में हमारा काम कैसे निकल कर आए, इस पर फोकस है, ठीक है। तो पेरेंट ईगो था जब हम आप पर जबरदस्ती अपना कंट्रोल थोपना चाहते हैं, दैट बिकम्स पेरेंट ईगो। एडल्ट ईगो की आप किसी भी इस ग्रुप के पीपल हो, लेकिन व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, जब आप उस सिचुएशन को समझ रहे हैं, उस सिचुएशन को समझते हुए अपने प्रॉब्लम्स को उस दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ मिनिमाइज करके एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, एक लेवल पे लाना चाहते हैं, एक स्केल पे, कि ऑर्गेनाइजेशन का काम भी सफर ना हो और आपके प्रॉब्लम्स भी कम से कम हिंड्रेंस में आपका काम भी निकल जाए, कम से कम प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़े और ऑर्गेनाइजेशन और आपका दोनों का काम कमो बेस कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करके काम निकल जाए। तो जब हम दोनों इस स्टेज में होते हैं, हम दोनों का मतलब दो ग्रुप या फिर दो पार्टीज, जब दोनों इस लेवल पे आ जाएंगे तो उसको हम एडल्ट ईगो कहेंगे, और ये सबसे प्रोडक्टिव फेज होता है किसी भी ट्रांजेक्शन्स का। यानी देखो, जो हम भी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, वो जोहरी विंडो हो या फिर आज जो आएगा लाइफ पोजीशंस जाइए, जो ईगो स्टेट है, ये सारे एक्चुअली ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने जब एरिक बर्न कहा था, तो एरिक बर्न ने इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी अपने थियरीज दिए हैं। अभी हमने ये पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो मतलब क्या होता है कि हमको कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, मेरा अभी आइसक्रीम खाने का मन है, भले ही मुझे 101 डिग्री बुखार है, लेकिन मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो खाऊंगी, ठीक है। मैं रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, माथा फोड़ूंगी, सामान सब तोड़ फोड़ के दूंगी कि तो मुझे तुम आइसक्रीम ला के दो अभी। तो दिस इज चाइल्ड ईगो, जब वो रीजनेबल नहीं होता, जब वो रैशनल नहीं होता, जब वो अच्छा बुरा का डिफरेंस नहीं समझता है, वो सिर्फ ये समझता है कि अभी मुझे ये करना है तो करना है, दैट मीन्स चाइल्ड ईगो। उसको समझाना, उसको
उसके साथ बातचीत करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। उसके साथ उसके लेवल पे आकर के उससे बात किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है। तो ये जो डिफरेंट ईगो स्टेज है, ये डिफरेंट ईगो स्टेज हर एक इंडिविजुअल में होता है। और कभी कोई ईगो स्टेज जो है वो डोमिनेट करता है। डोमिनेट करना मतलब सतह पर आ जाता है, दिखता है, शो होता है, और कुछ दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। तो सब सर्टेन टाइम्स सर्टेन ईगो स्टेट ऊपर आ जाता है और बाकी सबमिसिव हो जाते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ईगो स्टेट ऊपर आ जाता है और अदर 2 स्टेट्स नीचे हो जाते हैं। यहाँ तक ईगो स्टेट समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे चलेंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी जरूरत होती रहेगी। एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। नो मैम, ठीक है, नो मैम। आगे No, चले। ma'am. थैंक यू। अब आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अब Yes, अब ma'am. किस क्या प्रॉब्लम है, बोलो मानसी। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग जाते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो तुम लोग देख रहे होगे, वो है लाइफ पोजीशंस। लाइफ पोजीशंस यानी कि हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में एक डिफरेंट स्टेट चल रहा होता है। कभी कोई बहुत हैप्पी स्टेट में होता है, कभी कोई बहुत डिप्रेस्ड स्टेट में होता है। जो ये डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड होता है या पर्सनालिटी होता है, इसको 4 डिफरेंट स्टेट में बांटा गया है यहाँ पे लाइफ पोजीशंस के अंदर। इस डायग्राम को लाइफ पोजीशंस भी बोल सकते हैं और साइकोलॉजिकल पोजीशंस भी बोल सकते हैं। दोनों, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज लाइफ पोजीशंस एंड व्हाट इज साइकोलॉजिकल पोजीशंस, आंसर विल बी द सेम। आंसर विल बी कि देयर आर 4 positions in a life that depends upon the child. Since देखो चाइल्डहुड का हमारे पूरी पर्सनालिटी पे जिंदगी भर हमारा असर होता है। एक चाइल्ड कैसे नर्चर हुआ है, बचपन से उसको कैसे ग्रूम किया गया है, उसको प्यार से समझाया गया है या मारकर समझाया गया है या डांट डपट के समझाया गया है या फिर उसको इग्नोर किया गया है या बहुत पैम्पर किया गया है। वट एवर इज द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा जो इम्प्रेशन होता है, आदमी समझता है कि ये बच्चा है, बाद में हैंडल हो जाएगा, लेकिन नहीं। समहाउ इन सबकॉन्शियस फेज, जो हमारा सबकॉन्शियस फेज होता है, वहां पे वो एक्यूमुलेट होते रहता है। और खासकर जो 6 इयर्स के बाद का बात है, वो तो बहुत कुछ याद भी रहता है चिल्ड्रन को। ठीक है, तो बहुत कुछ एक्यूमुलेट होते रहता है हमारे ब्रेन में, जो हमको पता नहीं होता। वी आर कॉन्शियसली नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस फैक्ट, बट सबकॉन्शियसली हर चीज हमारे दिमाग में फीड हो रहा है। और वो फीडेड जो स्ट्रक्चर है, वो लाइफ लॉन्ग हमारे पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए तुम देखते होगे फैमिली का, उनके ग्रूमिंग का, उनके मम्मी पापा का, उनके सोसाइटी का, उनके आस पड़ोस का एक बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है लोगों पर, जो वो जिंदगी भर जिसको ढोते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनके साथ कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए जो उनके ओवरऑल परसेप्शन को बदल कर रख दे। ठीक है, ऐसे परसेप्शंस होते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है जिससे जितनी भी अभी हमारी तक की लर्निंग है वो सब खत्म हो जाती है और हमारे अपने एक्सपीरियंस से हमारी कोई नई लर्निंग आ जाती है, जो अब हमको पता चलता है कि नहीं, अब तक जो हमने सीखा वो उसमें कुछ सही था, कुछ गलत था, लेकिन ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये तो एकदम प्राइमरी डेटा है, फर्स्ट हैंड डेटा है, इसको तो मैंने एक्सपीरियंस किया, इसको और कोई गलत कर ही नहीं सकता है। तो जब कोई फर्स्ट हैंड डेटा होता है जिसको आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, तो वो आपके लाइफ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अदरवाइज बहुत कुछ जो बचपन का जमा किया होता है वो हमारे साथ साथ चलते रहता है। अब तुम लोग इस 4 स्टेट में देख रहे होगे कि एक का नाम है आई एम ओके, यू आर ओके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट वगैरह में ये सब आते हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना। सिर्फ बीबीए पास करने या एमबीए पास करने के लिए नहीं, अगर याद रहेगा और बाद में कभी तुमने फ्यूचर में नेट वगैरह का सोचा, तो सारे ओबी के जितने भी टॉपिक्स हैं नेट में 15% मार्क्स ओबी से आते हैं, एचआरएम से आते हैं, तो इसको समझ सकते हो कि इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे थियोरेटिकल है लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आई एम ओके, यू आर ओके। नेक्स्ट पेज है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। उसके बाद है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, एंड फोर्थ वन इज आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मैम बोल रही है ओके ओके ओके, तो मैं अब इस चारों को एक एक करके समझाती हूँ। आई एम ओके, यू आर ओके का मतलब ये है कि जब दो इंडिविजुअल आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दोनों ही इंडिविजुअल
एक लेवल ऑफ ईगो में होते हैं, यानी या तो दोनों ही चाइल्ड स्टेट में होंगे, या दोनों ही एडल्ट स्टेट में होंगे, या दोनों ही पेरेंट पेरेंट ईगो स्टेट में होंगे। कहने का ये मतलब है कि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक जैसी होगी, और किसी एक पॉइंट पर दोनों ही इंडिविजुअल क्या होगा, एग्री करेंगे। तो जितना ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उतनी ज्यादा एग्रीमेंट, अगर नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स क्या है, ज्यादा है, और जो नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट्स है, जो सहमति है एक दूसरे से, वो ज्यादा है, और असहमति, जो आपसी असहमति है, वो क्या है, कम से कम है, तो उसको हम बोलेंगे आई एम ओके, यू आर ओके, यानी वी बोथ आर ओके, वी आर बोथ आर ओके विथ ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के बात से सहमत है कि हाँ मैम, आप जो बोल रही हैं, मैं आपके प्रॉब्लम्स को भी समझ रही हूँ, और जो तुम लोगों की प्रॉब्लम्स है वो भी मैं कहीं ना कहीं समझ रही हूँ, बट प्लीज म्यूट करके रखो। ठीक है, तो हम भी समझ रहे हैं। तो जब वी बोथ आर एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए, तुम्हारे भी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और तुम भी मेरे प्रॉब्लम्स को समझते हुए जब हम कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट मीन्स वी आर एट द स्टेज ऑफ आई एम ओके, यू आर ओके, यानी तुम भी सही हो, हम भी सही है, मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ, तुम मेरी बात से अग्री करती हो। ये काफी कंस्ट्रक्टिव स्टेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये स्टेट काफी कंस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि माना जाता है कि ये जो स्टेट है ना, वो एडल्ट ईगो को शो करता है, कि एडल्ट ईगो हमेशा याद करना कि वो लॉजिकल रहेगा, वर्थ वाइल रहेगा। उसमें जो मैनेजर है, मान लो मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में ओके ओके वाला स्टेप है, हाँ सर आपने जो बोला वो सही है, एम्प्लॉयज ने जो बोला मैनेजर्स ने मान लिया, हाँ तुम जो बोल रही हो, जो एडवाइस तुम दे रही हो बिल्कुल सही है, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। इसका मतलब है मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में कौन सा स्टेज है, आई एम ओके, यू आर ओके, यानी दे बोथ आर इन। हाँ बोलो चंद्रगुप्त, क्या क्वेश्चन है? मैम आपने उस दिन बोला था कि लास्ट क्लास में कि हमें मतलब एडल्ट स्टेज में ज्यादा रहना चाहिए, बोला था ना मैम आपने लास्ट स्टेज में। अभी भी बता रही हूँ तो मैं कि आपने तो मतलब मेरा क्वेश्चन मैम होना चाहिए था, एडल्ट स्टेज में हम अच्छा काम करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि एडल्ट स्टेज में ज्यादा गलतियां भी उसी स्टेज में होती हैं। आई थिंक एडल्ट, आई एम हाँ राइट। ठीक है, हो गया। अब सुनो, एडल्ट या स्टेज का मतलब ये नहीं है कि जब तुम टीन एज से लेकर के 30-40 में हो, एज से इसका कोई मतलब नहीं है चंद्रगुप्त। जब एडल्ट ईगो बोलते हैं ना, तो उस एडल्ट ईगो का मतलब होता है जब तुम समझदारी से काम ले रहे हो, जब तुम अपने प्रॉब्लम्स को और अपने पेरेंट के प्रॉब्लम्स को दोनों को समझ गए, एक बीच का रास्ता निकालो जिसमें तुम्हारा भी नुकसान ना हो और तुम्हारे पेरेंट्स का भी नुकसान ना हो। मतलब मैं क्लियर कर दूं चंद्रगुप्त, शायद तुम कंफ्यूज हो कि एडल्ट स्टेज में ज्यादा गलती होती है, इससे तुम्हारा कहने का मतलब है जो हमारा टीन एज से लेकर के 30s तक का होता है हमारा ड्यूरेशन, उसमें ज्यादा गलती होती है। मैंने पहले ही बोला था कि ये तीनों स्टेज का उनके क्रोनोलॉजी ऑफ एज से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, इफ यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, दैट मीन्स यू आर, तुम्हारा जो मेंटल स्टेज है वो एडल्ट स्टेज का है, एडल्ट ईगो फेज में हो तुम। अभी चंद्रगुप्त क्लियर हुआ या मैं और कुछ समझाऊं इसको? अभी सही है मैम। अभी सही समझ में आया ना? बाकी सबको भी समझ में आया? एडल्ट प्लीज कंफ्यूज मत करना कि इसका 5 से मतलब इसका कुछ रिलेशन है 1 से लेकर के 10 साल के बच्चों के बीच में, फिर 13 से लेकर के 30 साल के आदमी के बीच में, नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विथ एज। को मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक 7 साल का बच्चा भी समझदारी से बात को ले सकता है और आपके साथ एडल्ट की तरह बिहेव कर सकता है। दैट मीन्स वो 7 साल का बच्चा भी एडल्ट ईगो को शो कर रहा है, ही इज शोइंग एडल्ट ईगो। ठीक है, क्लियर? किसी भी उम्र यस में मैम। ये तीनों में से कुछ भी हावी हो सकता है हमें। तो अब आते हैं इस पे, ठीक है। आई एम ओके, यू आर ओके का मतलब होता है कि हम दोनों सही है, हम दोनों की प्रॉब्लम्स जेन्युइन है। अब बताओ कि इस प्रॉब्लम्स, जब दोनों के सही प्रॉब्लम्स है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, तो जब हम इस फेज में होते हैं, दैट मीन्स इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं वो काफी कोऑपरेटिव होते हैं, एम्प्लॉयज के बात को सुनते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब उनको भी सर्टेन पावर्स देते हैं कि आप अपने क्लासेस को, आपको अपने असी। अभी एक और एग्जांपल, प्लीज म्यूट करो। हाँ, अभी एक और एग्जांपल कि देखो हम लोगों को है ऊपर से पूरा अथॉरिटी सर ने हम लोगों को दे दिया है कि अगर क्लास में डिस्टरबेंस ज्यादा होता है बच्चे को म्यूट कर दो, ठीक है, और उनको पढ़ाओ, बोलो चैट से क्वेश्चन पूछने, ठीक है। बट देन हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमको अथॉरिटी मिली हुई है, सर ने हमें ये अथॉरिटी दे दिया, लेकिन फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये करें या नहीं करें, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप।
अगर स्टूडेंट्स अच्छे हैं, समझदार है, जरूरत नहीं पड़ती है करने की, तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे चुपचाप बरबर करना और सामने वाले आदमी समझे ही ना, समझ रहा है या नहीं समझ रहा पता ही ना चले, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो क्लास, इसीलिए मैंने नहीं किया। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इतनी अथॉरिटी है हमारे पास कि वी कैन म्यूट यू, ठीक है। तो अथॉरिटी तो दिया है ना देने वाले ने, सीनियर ने, अगर उन्होंने ही अथॉरिटी हटा दी होती कि नहीं म्यूट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो आप कितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमको वैसे ही क्लास लेना पड़ा। तो दैट मीन्स कि जब सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स में बिलीफ दिखाए कि तुम अपने हिसाब से अपने क्लास को हैंडल करो, यू हैव ऑल फ्रीडम टू प्लान योर क्लास अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, दैट मीन्स कि इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं या बॉस होते हैं, उनमें ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को लेके, वो उनकी बात को सुनते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको जैसे सूट करे वैसे आप अपना प्लान करिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए, कंट्रोल करिए, हमें फाइनल रिजल्ट से बस मतलब है, ठीक है। तो ये होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में आई एम ओके यू आर ओके वाला फेज। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होते हैं और ये स्टेज बहुत प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होता है। इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। यस मैम, लाइफ पोजीशन का एक्सप्लेनेशन मैम तुम्हारा सही आवाज समझ में नहीं आया। नितिन तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है, प्लीज तुम एक बार चैट कर दो, मुझे भेज दो मैसेज में। मैम चैट की वो आप देख लेना। ओके मैं देखती हूँ। हाँ, चैट अगर तुमने किया है तो आई विल सी द क्वेश्चन। म्यूट कर लो, तुम्हारा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। कहाँ गया ये क्वेश्चन? दिख नहीं रहा, लगता है मुझे चैट का क्वेश्चन देख नहीं पा रही हूँ अभी। हाथ, एक सेकेंड, अभी नहीं दिख रहा, मुझे लगता है ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करके देखना पड़ेगा। मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। ओके मैम। ठीक है चैट ऐसे देखना पड़ेगा शायद। हाँ मैम वो पूछना चाह रहा समझ गई। लाइव पोजीशन को फिर लाइव पोजीशन के एक्सप्लेनेशन सही से समझ नहीं आया, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ। लाइफ पोजीशन का मतलब होता है कि जैसे हमने ईगो स्टेट देखा था कि हर एक इंडिविजुअल में 3 ईगो स्टेट होता है, वैसे ही लाइफ पोजीशन दिखाया गया है कि हर एक इंडिविजुअल के स्टेज में 4 लाइफ पोजीशंस हो सकते हैं। एक आदमी अपने इन 4 जो अभी हमने दिखाया, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। एक आदमी जो है, ये 4 ये है लाइफ पोजीशंस है। इस पोजीशंस में से कौन से इंडिविजुअल कौन सी स्टेट में है? जैसे आपने ईगो स्टेट में पता किया था ना कि कौन सा आदमी जब वो जिद कर रहा है तो अपने चाइल्ड ईगो स्टेज में है, जब वो कंट्रोल कर रहा है तो वो पैरेंट ईगो स्टेज में है, और जब वो समझने की कोशिश कर रहा है दैट मीन्स वो एडल्ट ईगो स्टेज में है। सिमिलरली ये एक लाइफ पोजीशन है वैसे ही, जो बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल इसमें से चारों में से किसी एक स्टेट में हो सकता है। He can be either I am okay, you are okay स्टेज में। I am okay, you are okay स्टेज में मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो दोनों एडल्ट ईगो स्टेज में है, यानी दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और दोनों को समझते हुए कुछ सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कि हम दोनों ही सही हैं और दोनों में क्या प्रॉब्लम जेन्युइन है और इसका कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो दोनों के लिए सॉल्यूशन की तरह काम करे। तो दैट मीन्स कि ये इस स्टेट में है। आई एम ओके यू आर ओके वाला स्टेट जब है, जब मैनेजर्स जूनियर्स को सुनता है, उनको अथॉरिटी देता है, उनको डिसीजन लेने का फ्रीडम देता है और उनके साथ मिलजुल के काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे यहाँ पर ऑटोक्रेटिक नहीं होकर के कॉलेजियल मॉडल बोल सकते हो। जो मैनेजर कॉलेजियल मॉडल को या कस्टोडियल मॉडल को यूज करते हैं, वो एक्चुअली इस फेज में होते हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे काफी ट्रस्ट करते हैं। तो ये आई एम ओके यू आर ओके एक स्टेट हो गया। तुम बोल सकते हो कि दिस मैनेजर इज राइट नाउ इन द स्टेट ऑफ आई एम ओके यू आर ओके, यानी ये अभी एडल्ट ईगो में है, और एडल्ट ईगो में अगर रहोगे तो तुम आई एम ओके यू आर ओके वाले स्टेज में रहोगे, यानी दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझोगे। इट इज सिंपली अ स्टेट ऑफ योर लाइफ। मैं दूसरा बोलूंगी, शायद तुमको पूरा सुनने के बाद समझ में आ जाए नितिन। जो दूसरा स्टेज है आई एम ओके हाँ एक बार सुन लो फिर तुम क्वेश्चन पूछना, ठीक है। दूसरा ये स्टेज है आई एम, म्यूट कर लो प्लीज, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, दिस इज सेकेंड स्टेप। इसमें क्या होता है, देखो पर्सनैलिटी है, डिफरेंट पर्सनैलिटी हमारे अगल बगल में है। एक
पर्सनैलिटी है आई एम ओके यू आर ओके, मतलब मैं भी सही तुम भी सही, चलो हम दोनों का प्रॉब्लम सही है, जेन्युइन है, विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम टुगेदर, हम टुगेदर इस प्रॉब्लम को निपटाएंगे। एक स्टेज होता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, दैट मीन्स ऐसे जब तुम ऐसे लोगों से जब मिलते हो, जब तुमको लगता है कि यार जो कुछ भी गलत होता है तो हम लोग को बोलता है कि यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, और कुछ भी सही होता है तो दे टेक क्रेडिट, ठीक है, यानी कि उसको लगता है कि मैं तो कभी गलत, जो बोलते हैं ना हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में, बहुत काबिल हो गया है, ठीक है, ये बहुत काबिल होने का मतलब क्या है कि उसको लगता ही नहीं कि वो कभी गलती कर सकता है, उसको लगता है कि वो जो भी करता है, क्लास में बोले तो भी, क्लास में चुप रहे तो भी, क्लास में बहुत जो भी करे उसको लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, और दूसरे सारे गलत है, यानी जो अच्छी चीजें हुई उसका क्रेडिट उसने अपने आप को दिया कि इट इज बिकॉज ऑफ आई डिड माई वर्क सिंसियरली, तो सारी चीजें जो अचीव हुई वो मेरी वजह से हुई। लेकिन उसी में अगर कुछ गलत हो गया, रिजल्ट कुछ एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आ गया, तो कुछ भी गलत हुआ, इसके लिए उसने क्या किया, दूसरे को रिस्पॉन्सिबल, अरे तुमने समय पे नहीं आए, तुमने ठीक से काम नहीं किया, हमारा ये हो गया वो हो गया, समय खराब था, जो भी हो, किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर को ही दोषी मानना है गलतियों के लिए। तो जब हम अपने इस स्टेज में होते हैं, जब गलतियों के लिए तो कोई और रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन जो भी सही किया वो मैंने किया, मींस जब एक इंडिविजुअल को इतना ज्यादा सेल्फ एप्रिसिएशन की आदत पड़ जाए कि मैं तो बिल्कुल हर हाल में सही होता हूँ, बाकी मेरे फैमिली के लोग, मेरे कलीग्स, मेरे आसपास के लोग वो सब गलत है, उनमें ही गलती नजर आती है, तो ये जब इस तरह के लोग मिले तो समझ लो कि ही इज इन द स्टेट ऑफ आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये उसके लाइफ पोजीशन का भी ये दौर चल रहा है, जहां पर वो अपने सारी प्रॉब्लम्स के लिए कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को जिम्मेवार ठहराता है, अपने आप को हमेशा सही मानता है। अब हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट, इसको बोल सकते हो कि सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द रिबेलियन चाइल्ड ईगो, रेबल होता है ना चाइल्ड ईगो, बहुत सप्रेस जब चाइल्डहुड में किया जाता है किसी बच्चे को, तो उसके अंदर बहुत कुंठित भावनाएं होती हैं जो बाद में एक्सप्लोजन की तरफ फूटता है, और दैट बिकम्स वेरी एक्सप्लोसिव, तो उसमें रिवेलियन बदला लेने का बहुत क्षमता हो जाता है, किसी ना किसी तरह से अपने साथ, उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से मैं इसका रिटेलिएशन किसी और के साथ लूं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक मिनट फिर से मुझे उस पे जाने दो, हाँ, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टर्म को समझने की कोशिश करें, तो मैनेजर्स जो इस स्टेज के होते हैं वो एकदम से बिलीव नहीं करते डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, वो अपना पावर अपने पास रखना चाहते हैं, लोगों के काम में ऑलवेज दे फाइंड आउट मिस्टेक्स कि कुछ ना कुछ गलती रहेगी, अच्छा भी काम किया है तो अप्रिसिएट नहीं करेंगे, एप्रिसिएशन एकदम बचेंगे एप्रिसिएशन करने से, उनको पता नहीं क्या लगता है कि मेरे अलावा किसी और को एप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है, तो दे नेवर एप्रिसिएट देयर सबऑर्डिनेट्स, बस उनके काम में गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी एक बॉस होता है जो अपने एम्प्लॉय के लिए केयरिंग होता है, जो अभी हमने पहले वाले स्टेप में देखा। इस स्टेज में जो आई एम ओके यू आर नॉट ओके वाले स्टेज में जितने भी मैनेजर्स होते हैं, वो बिल्कुल भी अपने एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, उनको कोई अथॉरिटी नहीं देते, सारा अथॉरिटी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉयज से बस काम करवाना चाहते हैं, और उनसे उनके काम में गलतियां ढूंढते रहते हैं। इस तरह के लोग तुमको मिले हैं कभी कि जो दूसरे के काम में सिर्फ गलतियां ढूंढे और कभी खुले मन से किसी का स्वागत नहीं करे, किसी का एप्रिसिएशन नहीं करे? Yes, ma'am. मिलते हैं ना? यस मैम, बस तो नितिन समझ लो, सर का होस्ट। तो बस समझ लो, प्लीज डोंट नेम एनीबॉडी, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड ओवर हियर, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ, बस शांत कर लो, हाँ म्यूट कर लो, प्रिया तुम भी म्यूट कर लो। अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो दोनों स्टेज हुआ, इससे तुमको समझ में आ गया कि ये एक लाइफ स्टेज होता है, जो पीपल इन चारों स्टेज में से किसी एक स्टेज में हो सकता है, और तुमको पता चल जाएगा कि ये किस स्टेज में है, ठीक है। ये सब पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले काम नहीं कर सकते। यू आर, देखो हम पढ़ ही रहे इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल बिहेवियर यानी जब आपको लोगों के साथ मिल करके, उनके साथ कम्युनिकेशन क्रिएट करके, उनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे, और उन वैरायटी ऑफ पीपल को कैसे हैंडल करोगे, जब तुम समझ जाओगे कि इस पीपल के साथ कौन सा मेरा स्ट्रैटेजी चलने वाला है, ये किस स्टेज में है, ये कौन से लाइफ पोजीशन में भी कौन से लाइफ पोजीशन पे है,
उसके साथ वैसे डील करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब समझने की जरूरत है। ठीक है, ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपने लाइफ के लिए। तो सेकंड फेज तक समझ में आ गया। थर्ड पे चले, आई एम नॉट ओके यू आर ओके वाले फेज में। यस मैम। ठीक है, आई एम नॉट यस मैम। आई एम नॉट ओके यू आर ओके वाले फेज में क्या होता है, ये बहुत कम होता है, लेकिन होता ये भी है। कभी कभी क्या होता है ना कि हो जाता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेरे ऊपर ना भी इम्प्लीमेंट करो तो चलेगा, लेकिन सी जब सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे मान लो कि मुझे कभी आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लास में किसी ने डाल दिया हो, तो मैं वहाँ बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, कौन सा टर्म यूज होता है, एक हीन भावना जिसको बोलते हैं, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाती हूँ। बिकॉज आई रियली डोंट नो, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत खराब हूँ, मुझे पेंटिंग ड्राइंग या फिर क्राफ्टिंग का कोई चीज सिलाई बुनाई कराई बिल्कुल नहीं आता। तो अगर मेरे जैसे किसी लोग को उस ग्रुप में डाल दिया जाए तो क्या होगा, somehow he feel powerlessness, मतलब ही और शी, उसको लगेगा, यानी मुझे लगेगा कि मैं तो यार यूजलेस हूँ यार, अगर मुझे इसी तरह के लोगों में रहना और मेरा यही धंधा हो तो आई बिकम यूजलेस, एब्सोल्यूट, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मेरी लाइफ में कोई मेरा यूज ही नहीं है। आई एम ओके यू आर नॉट, आई एम नॉट ओके यू आर ओके का मतलब ये होता है जब मैनेजर्स को या किसी भी आदमी को ये फील हो जाए कि वो पावरलेस है, यानी उसमें किसी भी काम को करने की क्षमता नहीं है, जब वो अंदर ही अंदर इस बात को एक्सेप्ट करे। तो ऐसी फीलिंग्स जब आती है, दैट मीन्स वो आदमी एक्सेप्ट करता है अंदर ही अंदर कि आई एम नॉट ओके यू आर ओके, यानी तुम सब सही हो, मैं ही सही नहीं हूँ, मेरे में ही प्रॉब्लम है। लेकिन अब हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जो मैनेजर्स को ऐसा लगता है, जैसे मैनेजर्स को कभी कभी होता है कि बहुत कुछ नहीं आते रहता है, जो आज सी अगर टेक्निकली हम साउंड होने का बात करें तो क्या होता है, जो हमारे सीनियर मैनेजर्स है जो अभी 60 प्लस के लोग हैं, उनको क्या होता है टेक्निकली वो थोड़े से वीक है, ठीक, और एक्सपीरियंस में या थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग है। तो जब उनको टेक्निकल फील्ड में छोड़ दिया जाए दौड़ने के लिए तो उनको लगा यार कहाँ फंस गए, ये तो हम लोगों को आता ही नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनको क्या लगता है, वो अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में लो मानते हैं। तो जब ये लो मानने लगे, ठीक है, एक आध फेज में आप लो हैं तो चलेगा, आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन जब एक इंडिविजुअल को, मैनेजर्स को ये लगने लगे कि अरे उसके सब सारे सबऑर्डिनेट्स उससे ज्यादा एडवांस हैं, उससे ज्यादा साउंड है, उससे ज्यादा टेक्निकली किसी चीज को या फिर किसी भी तरह के काम को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, मैं तो कर नहीं पाता हूँ, तो हीन भावना आ जाती है। दिस इज आई एम नॉट ओके यू आर ओके वाला बात में कि व्हेन मैनेजर्स आर गोइंग थ्रू सम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे पोजीशन में जब वो होता है तो उस पोजीशन को आई एम नॉट ओके यू आर ओके पोजीशन कहते हैं। और ऐसे पोजीशन से निकलने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, कुंठित आदमी क्या करता है, ऐसा कुछ कंस्पिरेसी करता है जिसमें वो तो बुरा है, उसको मालूम चल गया, वो चाहता है कि दूसरे भी बुरे हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंस्पिरेसी या ऐसा कुछ खेल कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा आइडिया निकालता है जिससे वो साबित कर सके कि तुम लोग भी बुरे हो। ठीक है, तो पहले तो वो इस तरह का कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाता है, गेम प्लान करता है कि जिसमें मैं दूसरे को भी साबित कर सकूं कि वो बुरा है, जबकि उसको पता है कि मैं इनएफिशिएंट हूँ, बाकी लोग इफिशिएंट है, लेकिन फिर भी समहाउ हाँ उसको लगेगा कि नहीं मैं सबको इनएफिशिएंट प्रूफ कर दूंगा तो मैं मेरी थोड़ी सी इज्जत बची रहेगी। तो वो क्या करता है, गेम प्लान करता है, कुछ कंस्पिरेसी करता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे वो दूसरे को नीचा दिखा सके। जब वो ये पूरा काम कर लेता है, एक मिनट किसी का वो आया है, क्वेश्चन आया, मैं देख लेती हूँ, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, मिहिर कुमार झा का था। ठीक है, मैं कर दूंगी, अभी मेरा ये खत्म तो होने दो। तो मैं क्या बोल रही थी अभी, हाँ मैं तुम लोग को भेजूंगी, स्क्रीनशॉट मत लो मिहिर, आई एम गोइंग टू सेंड यू ऑल दिस राइटअप, तुम लोगों के लिए लिखा है, अपने लिए थोड़ी ना लिखा है। मैं भेज दूंगी अभी, पीडीएफ फाइल सारा सेंड करूंगी, डोंट वरी। तो अभी चलो हम आ जाते हैं इस स्टेज पे, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। हाँ मेरा बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। दैट मीन्स कि वो कुछ कंस्पिरेसी करेगा या कुछ ऐसा प्लान आउट करेगा जिससे वो दूसरे को नीचा दिखा सके। और जब सारा प्लान वो कर लेगा, उसमें लोग उसमें सारा खेल
शुरू हो जाएगा, लोग करने लगेंगे गलत गलत काम उसके चक्कर में आकर के, फिर उसको अंत में क्या होता है, गिल्टी भी फीलिंग होने लगता है कि अरे मैंने क्या किया, गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहता। मतलब क्या होता है, बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी होते हैं, गलत भी करते हैं तो पूरे कन्विक्शन के साथ नहीं करते, और सही करने का तो इनमें जज्बा ही नहीं होता कि वो सही कर सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ थिंग दे टेंड टू वैसिलिटेट। वैसिलेट का मतलब होता है, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम क्या होता है, कभी इस छोर का, मैम कोई वॉच होता है पेंडुलम जो राउंड राउंड करता है इधर उधर। पेंडुलम वॉच भी होता है, लेकिन पेंडुलम इज नॉट वॉच ऑलवेज। पेंडुलम का टू मतलब, एंड प्रो मोशन में मैम वो मूव करता। ठीक, मोशन मैं बता रही हूँ। कंटिन्यूअस ऑक्सीजन। नहीं है। पेंडुलम का मतलब कि किसी भी एक सॉलिड बेस से आप किसी चीज को, धागे में बॉल को या किसी चीज को लटका के रख दीजिए, और उसको एक बार एक एक्सट्रीम पे ले जाके खींचिए और छोड़ दीजिए। अब वो क्या करेगा, 10 बार ये सर्कल तैयार करेगा, जैसे पेंडुलम की हमारा, तरफ बिहेव करेगा। हाँ जैसे हमारा वो बोट वाला झूला होता है ना, ऐसे 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 करता रहता है, झूलता रहता है, दो यस दो मैम। हाँ, वैसे पेंडुलम हुआ। तो अभी ऐसे लोग क्या होते हैं, नेचुरली पेंडुलम की तरह बिहेव करते हैं, ना इनको इस छोर पे चैन है, ना उनको उस छोर पे चैन है, ना उनको शांति से बैठना है, ना ही उनको काम करना है। मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं और चाहते हैं दूसरे को गलत दिखाएं, फिर दूसरे को गलत दिखाना चाहने के बाद गिल्टी फीलिंग होने लगता है। तो ये जो है ना, बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल इनका बिहेवियर हो सकता है। दे नो कि दे आर नॉट वेरी वर्दी, लेकिन फिर उनको किसी ना किसी तरह दूसरे में ही दूसरे को भी उसी तरह से लाना है कि ये भी किसी तरह इनएफिशिएंट, और अपने डिसीजंस के लिए हमेशा दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अदर फॉर डिसीजन मेकिंग। ये जब स्टेट में कोई मैनेजर या एम्प्लॉय है, दैट मीन्स समझ लो कि ये आई एम नॉट ओके यू आर ओके वाले स्टेज में है। ठीक है, लास्ट वन है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। चलो ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे आई एम ओके यू आर ओके बहुत अच्छी बात थी, वैसे ही आई एम नॉट ओके यू आर, ये इस इंसान के लिए, जो आदमी इस स्टेट में रहता है, इस लाइफ पोजीशन में रहता है, उसके लिए कोई अच्छा नहीं है, ना तो वो अच्छा है, ना दुनिया का कोई एक इंसान बचा है अच्छा। ठीक है, अब इस तरह के लोग काफी डिस्परेट होते हैं, ठीक है, और बहुत वो अपने लाइफ में एक्चुअली इंटरेस्ट खो देते हैं, उनको अपने लाइफ में कुछ भी नहीं लगता है कि वर्थ वाइल इन लिविंग। उनको लगता है कि मेरा लाइफ जीने लायक है ही नहीं, क्योंकि ना मैं अच्छा हूँ, ना मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे लोग जो हो जाते हैं, इनका एक्सट्रीम केस होता है कि समटाइम्स पीपल इन द सेम स्टेट, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके वाले स्टेज में, जिनको